हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नाटक पढ़ेंगे। नाटक में इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग समस्या प्रधान नाटक पढ़े थे, तो आज उसके आगे पंचम उत्थान समकालीन नाटक पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि प्रैक्टिस सेट भी कराया जाए एक दिन, और फिर ये ट्रिक से मैं अपनी जो रचनाएँ मैंने बनाई है, जैसा भी बनाया है उसको भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके एग्ज़ाम में। तो ठीक है, ऐसे ही करते हैं। और कभी प्रैक्टिस सेट करा देंगे, कभी आप लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, और कभी जो है अपनी रचनाओं की जो ट्रिक है उसको भी बताती चलूँगी। जितना मुझसे हो सकेगा संभव उतना प्रयास मैं आप लोगों के लिए करूँगी। हाँ, एक चीज़ और, आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि कौन सी पब्लिकेशन की है, तो देखिए वो यूनिवर्सल पब्लिकेशन की है, ठीक है। और टाइम की थोड़ी व्यस्तता होने के कारण मैं आप लोगों का जवाब नहीं दे पाई हूँ कमेंट में, लेकिन मैं सबके कमेंट देखी हूँ। तो ज़्यादातर प्रश्न यही थे किस पब्लिकेशन का है, तो यूनिवर्सल का है। आज की वीडियो में पहले कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं, फिर चलते हैं अपने नाटक की तरफ। तो क्योंकि बहुत दिन हो गया और आप लोगों के भी आ रहे थे कि दीदी मोटिवेट करते रहिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो मेरा सौभाग्य है ना कि मुझे आप लोग कह रहे हैं ऐसा, और आप लोगों को मोटिवेट करने से तो पहले मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। तो बात एक, मैं अपने ही जो साथ जो घटना हुई है उसको मैं बताऊँगी कि मैं किसी और का नहीं कि उसने क्या किया उसने क्या किया, जो मैंने अनुभव किया है इस परीक्षा को निकालने के दौरान। मैं आप और परीक्षा के निकालने के दौरान ही नहीं, इसके पहले जो मेरे जीवन में जो कटु अनुभव जिसको कहा जाए, वो सब जो मेरे जीवन में है, उससे मैंने सीखा क्या और कैसे मैं उसको फेस की, और क्या मैंने अपना ऐसा कुछ मतलब मैंने ऐसा विचार ऐसा लाया, ऐसा क्या मेरे अंदर एक जज्बा एक जुनून ऐसा कैसे आया कि मैंने इस एग्ज़ाम को निकालने का मतलब प्रण कर लिया कि हाँ अब की बार निकालना ही है। तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शायद मैंने शेयर नहीं किया है, वैसे तो मैक्सिमम चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई दी है। तो बात वो है ना कि जैसे इसके पहले जब जीवन में बहुत समस्या थी, अभी भी तो समस्या है ही, ऐसा नहीं है किसी का जीवन में समस्या नहीं होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा समस्या थी तो मुझे विरोधियों की संख्या मेरे बहुत ज़्यादा है, मतलब थी और अभी भी। अब छुपे हुए विरोधी, मतलब वो तो हमेशा रहते हैं, लेकिन विरोधियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तो हुआ ये कि बाकी दूसरे लोग नहीं, मेरे अपने लोग जो है ना, वो खास करके हमेशा, और जब आपके जीवन में कुछ समस्या रहे तो लोग ये सोचते हैं कि उस व्यक्ति को बेचारी बन जाना चाहिए। जब आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप कैसे दूसरे की जैसे बराबरी कर सकते हैं, जिसका जीवन में सब कुछ अच्छा है तो आप कैसे उसकी तरह बराबरी कर सकते हैं। आपको तो बेचारी बन के रहना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में ये परेशानी है। आप कैसे हंस ले रहे हैं, कैसे अच्छा पहन ले रहे हैं, कैसे आप जॉब कहीं कर ले रहे हैं, अच्छा पैसा कैसे कमा ले रहे हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं कि वो व्यक्ति यही सोचता कि क्यों, जब आप को भगवान ने कुछ समस्या दी है तो आप उसी हिसाब से रहिए, आप उस समस्या को मतलब दिखाइए, आप उनके सामने रोइए ताकि उन्हें अच्छा लगे, है ना। ये वो यही चाहते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। तो ये तो मैंने कभी होने ही नहीं दिया कि मैं अपनी समस्या को जाहिर करूं और दिखाऊं कि हाँ क्या मेरे साथ है, क्या दिक्कत है, मैं क्यों रोऊं किसी के सामने अपनी परेशानी को लेके। आप लोगों के भी जीवन में देखिए ऐसे लोग बहुत होंगे, है ना। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो दिख जाते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो दिखते ही नहीं है। हमें लगता है कि हमें उनसे कोई मतलब नहीं है तो उन्हें भी हमसे कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्या होता है कि वो हमारे ऊपर 24 घंटा अपनी नज़र बनाए रखते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। हमारी एक एक एक्टिविटी पे ध्यान रखते हैं कि हम लोग कब उठ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और हम लोग मतलब बेवकूफ़ी, इनोसेंट कहिए या बेवकूफ़ी कहिए, हम लोग नहीं उनके चक्कर में रहते कि वो क्या करते हैं, लेकिन ऐसा होता है। मेरे साथ ऐसा हमेशा होता था। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये हुआ कि मुझे इतने लोग कटाक्ष करने लगे, इतने कि हमेशा जैसे दूसरों की तुलना मेरे से, अरे उसका हो गया, 2 बच्चे को लेके उसका हो गया, ये तो बस ऐसे ही है, इन्हीं का नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इतने साल से 2010-11 से ही बीएड करके बैठी हुई हैं, सरकारी नौकरी नहीं लगी, उनका हो गया, उनका हो गया, ऐसे है वैसे। अब यहाँ तक कि जो आपकी पर्सनल दिक्कत थी उसको भी लेके कि दुनिया में और लड़कियों के साथ भी तो होता है, सब लड़कियां एडजस्ट करती हैं, तुम्हारे ही साथ ऐसा क्यों हो गया, तुम्हारी कमी है, मतलब हर एक चीज़ में अपनी ही कमी। मतलब सुनते सुनते ना एक कलेजा के कहा रहता छलनी हो जाता था। लेकिन आप जवाब भी क्या दे सकते हैं, जब भगवान ने खुद आपको सजा दे दिया है, जब चारों तरफ से निराशा हो जाती है, चारों तरफ से 10 लोग बोलने लगे ना, तो एक समय ऐसा आता है कि हिम्मत तो टूटी जाती है। लेकिन वही बात है कि हिम्मत भले टूट जाती है, लेकिन एक जज्बा भी होता है कुछ कर दिखाने का, जो एक जिद होती है ना, वो बड़ी कहीं कहीं काम आती है। हार मानने वाली तो मैं थी नहीं कभी भी। मुझे जिद था कि हाँ ऐसे ही नहीं अपना, मुझे भी एक सामान्य जीवन ही जीना है, बल्कि उससे बेहतर ही जीना है, जैसे सब लोग जीते हैं उससे बेहतर ही अपने जीवन को करना है। ये जो शुरू से था। उसके बाद मैंने क्या किया कि इन लोगों को सोचा कि जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ।
तो बड़ा हिम्मत, पहले ये डर लगता था कि अगर मेरा नहीं हुआ तो, जैसे आप लोगों की जो प्रॉब्लम है और यही सबकी होती है कि अगर नहीं हुआ तो वो लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो हंसेंगे, ये सब। लेकिन मैंने हिम्मत किया, रिस्क लिया, मैंने अपने जीवन में दांव खिलाए, कहा कि ऐसे तो डर डर के बहुत साल हो गया जी चुकी मैं, बहुत सारे सबके ताने सुन चुकी, डर डर के जी चुकी, लेकिन अब की बार कुछ मतलब एक विद्रोह करने का एक मतलब जज्बा जगा। वही वैकेंसी आ गई, संयोग से वैकेंसी आ गई। और मेरे भी आप लोगों को पता है मार्क्स बहुत अच्छे खासे थे नहीं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और एमए वगैरह जो भी मैंने किया था उसमें भी बस एक सेकेंड डिवीज़न का मार्क्स ही जो था समझिए। तो मुझे पता था कि मेरिट जब भी बनेगी तो मैं उसमें नहीं आऊँगी, जैसे प्राइमरी वगैरह की, तो इसलिए मैं उसमें ध्यान भी नहीं देती थी। तो यही आया, मुझे लगा कि ये एक मौका है, इसको चूकना नहीं चाहिए, ये मौका है। तो मैंने क्या किया, ऐसे मतलब जो लोग मेरे बहुत खास है, एक ही दो लोग हैं, 2-3 लोग, बाकी लोग तो सब ऐसा समझते हैं कि मैं मेहनत करती हूँ, ईमानदार हूँ, सब लोग समझते हैं, लेकिन 2-3 लोग जो हैं मेरे जीवन के बड़े खास अपने हैं, तो उनको मैंने खुलेआम कह दिया। मैंने कहा कि अब की बार मैं आपके मुंह पे कालिख पोतूंगी, सीधे ऐसे। हालांकि आप लोगों को बात सुन के मेरे शायद अच्छी ना लगे कि किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे भी मालूम है नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक होता है कि लोग मजबूर कर देते हैं आपको कुछ बोलने पे, कुछ करने पे। तो मैंने कहा, खुलेआम ओपन चैलेंज कर दिया मैंने कि अब की बार मैं आपके मुंह पे कालिख पोतूंगी। इवन व्हाट्सएप पे मैंने एक स्टेटस भी लगा दिया, दंगल फिल्म का गाना। आप लोग कहते हैं ना कि दीदी कौन सा सॉन्ग सुनती थी, दंगल फिल्म का जो दंगल दंगल वाला गाना है, ये आप पूरा सुनिएगा और एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बड़ा मोटिवेट करता है। तो इसका क्रॉप करके मैंने एक पैराग्राफ लगा दिया था अपने स्टेटस पे। देखिए वीडियो पूरा आप लोग देखिएगा, कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं बताती हूँ, है ना, देखिएगा, ये मेरा खुद का अनुभव है और आप लोग करके देखिएगा। अगर हिम्मत होगी, थोड़ा भी स्वाभिमान अगर आप लोगों के अंदर होगा, मेरे अंदर तो स्वाभिमान बहुत है, अब मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ नहीं है। जो मैंने कह दिया तो फिर कह दिया, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगी कभी भी। और ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ कि कोई दूसरा मुझ पर उंगली उठाए। गलती अनजाने में हो सकती है, लेकिन मैं जानबूझ के कोई ऐसा काम नहीं करती हूँ। तो अपना स्वाभिमान मेरे लिए सब कुछ है, तो मैंने अपने स्वाभिमान को दांव पे लगा दिया और व्हाट्सएप के स्टेटस पे मैंने वो गाना क्रॉप करके लगा दिया। आप लोग भी ये सुने होंगे, ठोस मजबूत इरादे अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहे कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका के रहना। अरे भेड़ के हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे, दंगल दंगल। तो मुझे एकदम सूट करता था इन लोगों पर कि ये लोग तो भेड़ों की तरह मिमियाते रहो, चिल्लाते रहो, लेकिन जब मैं एक बार दहाड़ूंगी ना तो फिर सबकी आवाज़ बंद हो जाएगी। और यही कर दिखाने का टाइम था उस टाइम में। मैंने ये लगा दिया, पर्सनली भेज भी दिया, मतलब कहा जाता ना खुलेआम चैलेंज। इस तरह से मन में तो डर था ही कि अगर नहीं होगा तो ये लोग कहीं का नहीं मुझे छोड़ेंगे, क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप को कितना सुनाएंगे, मुझे कितना कहेंगे। लेकिन अपना स्वाभिमान बचाना था, अपनी इज्जत बचानी थी। दिन रात वही बात थी जो आप लोग कहते हैं कि कैसे आप जगती थी 2 बजे रात तक, कैसे उठती थी, यही सब बात थी। यही लोग मुझे मजबूर कर दिए थे, ऐसे लोग, कि करना है। और मेरा स्वाभिमान बीच में आ गया था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। तो देखिए ये भी एक तरीका है। अगर आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं जो आप का वेट इंतजार करते हैं कि आप कब परेशानी में आए, कब आप दुखी हों और ये लोग मज़ा लें, अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं तो उन्हें खुलेआम चैलेंज कर दीजिए। अगर आपके, लेकिन आपके अंदर स्वाभिमान होना चाहिए। ये नहीं कि कर भी दिया और पढ़ भी नहीं रहे हैं तो उन्हें हंसने का तो मौका आप दे ही देंगे। आप अगर कह रहे हैं तो फिर आप करके दिखाइए, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली थी कि आप ये भी एक तरीका अपना सकते हैं। अगर आपके अंदर लेकिन स्वाभिमान है, आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, तभी दूसरों को चैलेंज करिएगा, ठीक है, और करके दिखाइएगा। और पूरी दुनिया को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया थोड़ी ना आपकी विरोधी होती है। जो बहुत खास लोग होते हैं उनसे सीधे जाके कह दीजिए, जो जिस भी तरीके से है। फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना स्वाभिमान बचाने के लिए आप दिन रात एक करिए। अगर आपके अंदर जरा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप अपने जीवन को सुधारेंगे, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाली थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेरे जीवन बदलाव लेके आया। ये चीज़ तो एक रिस्की है कि अगर नहीं होता तो क्या होता, सभी लोग मुझे कहीं छोड़ते, जिंदा नहीं रहने देते, लेकिन रिस्की तो था। लेकिन इसी चीज़ ने मेरे जीवन को बदल दिया और बस सबका मुंह बंद हो गया। लेकिन आज भी वो लोग हालांकि मेरे पीछे पड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है। अब कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ दूसरा चीज़ लेके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे जहाँ जाना था मैं जा रही हूँ, मैं ऊपर के अपनी सीढ़ियों पे चढ़ रही हूँ। आगे भी बहुत कुछ करना है। आप लोगों का इतना प्यार, इतना सपोर्ट है, ये भी सब बहुत दिक्कत होगी, तो मुझे किसी का फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप लोग को भी अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल किया करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे ये लगे कि हाँ आप लोग को मैं सही रास्ता दिखा पा रही हूँ। कहीं से भी मेरी वीडियो आप लोग के हेल्पफुल है तो आप लोग लाइक के माध्यम से मैं जान सकती हूँ। कमेंट तो आप लोग के बहुत अच्छे आते हैं, तो ठीक है। अगर आप लोग की मेरी बात ये अच्छी लगी हो तभी फॉलो करिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है।
और मोटिवेट हमेशा बना के रखिए, मोटिवेशन हमेशा बना के रखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पढ़ते पढ़ते हौसला एकदम टूट जाता है, हिम्मत टूट जाती है, तो जैसे ही आपका हौसला हिम्मत टूटे, दुगने उत्साह से खड़े हो जाइए तुरंत, और यही सोचिए कि आखिरी मौका है, इसके बाद मौका मिलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे आज हम लोग पढ़ेंगे नाटक, समकालीन नाटक। तो आइए उसका ट्रिक देखते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पंचम उत्थान समकालीन नाटक, और रचनाओं को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जान लेंगे। और देखिए इसमें तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मान के चलिए सभी चीज़ इंपॉर्टेंट ही है। तो देखिए जैसे पंचम उत्थान समकालीन नाटक है ये, और इसमें देखिए सन 1961 ईस्वी में सर्वप्रथम मार्टिन एस्लिन ने एब्सर्ड विसंगति शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या की। ठीक है ना, शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या की। सन 1961 में सर्वप्रथम मार्टिन एस्लिन ने एब्सर्ड विसंगति शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या की। हिंदी के विसंगति नाटकों पर सर्वाधिक प्रभाव जो है प्रसिद्ध एब्सर्ड नाटककार सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गोदो और एडगेम नाटक का पड़ा। ठीक है ना, कि हिंदी की विसंगति नाटकों पर, मतलब हिंदी पे किसका प्रभाव पड़ा, विसंगति नाटकों पे सर्वाधिक प्रभाव जो एब्सर्ड नाटककार सैमुअल बेकेट थे, इनके क्या था, इनकी रचना थी वेटिंग फॉर गोदो और एडगेम नाटक का पड़ा। मतलब हिंदी जो हमारा साहित्य था, इस पे हिंदी नाटक पे जो समकालीन नाटक था उस पर पड़ा। और देखिए हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर 1938 ईस्वी से माना जाता है। सर्वमान्य तथ्य है, जैसे हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर 1938 में जो प्रकाशित हुआ था उससे माना जाता है। लेकिन डॉक्टर गिरीश रस्तोगी, अब यहाँ पे देखें डॉक्टर गिरीश रस्तोगी एवं डॉक्टर मदान, ये डॉक्टर गिरीश रस्तोगी एवं डॉक्टर मदान, देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने पेंसिल से जो मेन चीज़ें होती थी उसको मैं अंडरलाइन करती चलती थी। तो डॉक्टर गिरीश रस्तोगी एवं डॉक्टर मदान ने हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के नाटक तांबे के कीड़े से 1946 में जो प्रकाशित हुआ था उससे माना है। ये कौन लोग, डॉक्टर गिरीश और डॉक्टर रस्तोगी। अब देखिए सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित कारवां भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन है, मतलब एक ही। ठीक है, और कब प्रकाशित हुआ था, 1936 में कारवां। इसमें अब देखिए अब इसकी रचनाओं को याद करेंगे। इसमें क्या क्या संग्रहित है, इसमें श्यामा एक वैवाहिक विडंबना 1933 में था, प्रतिभा का विवाह 1933, मतलब दोनों का विवाह जो है श्यामा और प्रतिभा का विवाह 1933 में है। ठीक है ना, ऐसे याद कर लेंगे। श्यामा एक वैवाहिक विडंबना 1933, प्रतिभा का विवाह 1933। ठीक है, अब देखेंगे कि शैतान जो था उसके 1934 में आया, फिर उसके बाद रहस्य रोमांस शुरू हो गया 1935 में। मतलब श्यामा और प्रतिभा का विवाह 1933 में हुआ, उसके बाद शैतान जो है आपका आ गया 1934 में, फिर रहस्य रोमांस शुरू हो गया आपका उसमें 35 में। ठीक है ना, अब आदि नाटक संकलित हैं इसमें, किसमें, आपका ये जो कारवां था, ये कारवां इसमें भुवनेश्वर का जो कारवां है, और ये कारवां ये नाट्य संकलन है और कब प्रकाशित हुआ था, 1936 में। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। अब यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं मोहन राकेश बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्न है। अब इनके प्रमुख नाटक में देखिए पहले तो ये तीन को मतलब अच्छे से आप देख लीजिए। देखिए मैंने भी पेंसिल से निशान बनाया था, ये 3 देख सकते हैं आप। देखिए पेंसिल से मैंने ये भी निशान बनाया था, इसका सन भी याद मैंने किया था। कुछ जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जहाँ, जैसे जो बहुत महत्वपूर्ण रचना है उसका मैं सन याद करती चलती थी। तो देखिए आषाढ़ का एक दिन, अब कहेंगे आप सन कैसे याद होता है, तो ऐसे ही कुछ दिमाग में चीज़ें बैठा लेती थी मैं। जैसे आषाढ़ का एक दिन तो, और पहले हम क्या करेंगे, हम पहले सारी रचनाओं को याद कर लेंगे, उसके बाद हम सन पे ध्यान देंगे, ऐसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। देखिए इनकी रचना जो है इतना है मोहन राकेश का, ठीक ना, अब दिख रहा होगा मोहन राकेश का जो है इतना आपको दिख रहा है। मोहन राकेश का इतनी सारी रचनाएं हैं, इसको हमको याद करना है। अब हम क्या करेंगे, कहानी बनाना शुरू करेंगे, लिंक बनाना, एक दूसरे से रिलेट करना शुरू करेंगे। अब देखिए मोहन राकेश मतलब क्या, मोहन राकेश आषाढ़ के एक दिन में निकले, है ना। मोहन राकेश जो थे, कहानी बनाइए, मोहन राकेश मतलब कोई व्यक्ति हैं, इमेजिन करिए व्यक्ति तो थे ही। तो ये क्या हुए, आषाढ़ के एक दिन में ये निकले, तो वहाँ पे इनको लहरों का राजहंस मिला, और जो कैसा था, आधा अधूरा था। ठीक है, मोहन राकेश आषाढ़ के एक दिन में निकले, तो वहाँ पे लहरों का राजहंस मिला, जो कैसा था, आधा अधूरा था। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ, उसके बाद जब ऐसा हुआ तो पैरों तले ज़मीन पे, मतलब जब ये पैर अपने ज़मीन पे रखे, पैरों तले ज़मीन ये रखे, अपने पैर तले ज़मीन पे रखे, तो उसी के नीचे एक अंडा का छिलका आ गया। ठीक है ना, उसी के नीचे एक अंडा का छिलका आ गया। जब ये पैरों तले ज़मीन पे रखे, मतलब इमेजिन करिएगा कि पैर रख रहे हैं, लेकिन नाम क्या है, पैरों तले ज़मीन,
पैर तले ज़मीन, है ना, याद रखिएगा संरचना। लेकिन हम इमेजिन क्या करेंगे कि भाई ये जब अपना ज़मीन पे पैर रखे तो क्या हुआ, पैर के नीचे अंडे का छिलका आ गया, ठीक है, अंडे के छिलके आ गए। तो अब अंडे के छिलके जब पैर के नीचे आएगा तो क्या होता है, चरचरा के टूट जाता है ना, तो ऐसे हुआ, टूट गया, ठीक है। पैर तले ज़मीन जब ये रखे तो उसके बाद अंडे के छिलके पैर के नीचे पड़ गए जो चरचरा के टूट गए। अब क्या हुआ, सिपाही की माँ वहीं पर बैठी हुई थी। वहीं पर कौन बैठी थी, सिपाही की माँ बैठी थी। तो कहती है कि अरे जैसे लग रहा है प्यालियाँ टूटती हैं, वो कह रही है अरे जैसे लग रहा है प्यालियाँ टूटती हैं, ठीक है। और कह रही है ये बहुत बड़ा सवाल है कि मतलब अंडे का छिलका टूट रहा है तो जैसे लग रहा है प्यालियाँ टूट रही हैं, और ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन कह रहा है, सिपाही की माँ कह रही है, मोहन राकेश से कह रही है। मोहन राकेश बीच में बोलते रहिएगा, नहीं तो रचनाओं में भूल जाता है किसकी रचना है। अब देखिए, तो ये मोहन राकेश क्या कहते हैं, रात बीतने तक इंतज़ार करो, ठीक है, रात बीतने तक छतरिया लगा के बैठो, इंतज़ार करो नहीं, रात बीतने तक छतरिया लगा के बैठो शायद, है ना। ये मोहन राकेश कहते हैं, 3 चीज़ उससे कहते हैं, रात बीतने तक छतरिया लगा के बैठो शायद। तो वो कहती है हूँ, जैसे सब हम लोग कहते हैं ना हूँ नहीं करेंगे, तो वह कहती है हूँ, ठीक है, हूँ, है ना। ये बस ऐसे याद कर लेंगे। अब देखिए एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ आपको क्लियर। देखिए मोहन राकेश जो थे एक बार निकले आषाढ़ के एक दिन में, तो उनको लहरों के राजहंस मिले जो कैसे थे, आधे अधूरे थे। फिर ये इनके पैरों तले ज़मीन जब पड़े तो उस पर अंडे के छिलके नीचे आ गए पैर के नीचे, और वो चरचरा के टूट गए। तो वहीं पर सिपाही की माँ बैठी थी तो कहती अरे जैसे लग रहा है प्यालियाँ टूटती हैं। तो ये कह रही है बहुत बड़ा सवाल है, वही कह रही है, सिपाही की माँ ही कह रही है इनसे कि बहुत बड़ा सवाल है ये, कि मतलब टूट गया ये। तो ये कहते हैं रात बीतने तक छतरिया लगा के बैठो शायद, है ना। वो कहते हैं रात बीतने तक छतरिया लगा के बैठो शायद। तो वो कहती है हूँ, वो कहती है हूँ, ठीक है। अब हमको देखिए रचनाएं याद हो गई यहाँ पे। अब हम सन पे चलते हैं, और इधर का वर्ष, और ये है क्या, ध्वनि नाटक है, ध्वनि नाट्य है, एकांकी है, क्या है, इसको भी हम देखते चलेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे आषाढ़ का एक दिन 1958। अब अ से आषाढ़, अ से 58 याद कर लीजिएगा। 1900 दिमाग में बैठाइएगा, 1800 मत याद करिएगा, 1900। अ से मतलब याद करिएगा कि इधर की बात है, ये स्वतंत्रता की बात है। तो आषाढ़ का एक दिन 1958, अ से आषाढ़, अ से 58, ठीक है। फिर अब 58 के बाद 5 साल, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 5 साल के बाद 63, यानी कि लहरों के राजहंस। और उसके बाद आपका 6 साल के बाद आपका आधे अधूरे आ जाता है। एकदम आसान है। आषाढ़ का एक दिन 58, अ से आषाढ़, अ से 58, ठीक है। और उसके बाद 5 साल के बाद लहरों के राजहंस यानी कि 63, और 6 साल के बाद 69 आपका आधे अधूरे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका सन, ये मेन चीज़ें थी, तो सन भी देखिए दिया हुआ, याद हो गया आपको। अब देखिए अब इसके बाद इतना, अब पैर तले ज़मीन, पैर तले ज़मीन क्या है, अधूरा है, इनका याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि इनका कौन सा नाटक अधूरा है। तो पैर तले ज़मीन, इतना एक बस आपको बीच में याद समझिएगा। जैसे बीच में एक ब्रेक होता है ना, सन के बाद जैसे समझिए ब्रेक क्या है, अधूरा, है ना। तो अधूरा क्या है, पैर तले ज़मीन। अब उसके बाद देखिएगा आप 4 एक मतलब एकांकी है इनका, चारों जैसे हम लाइन से याद किए हैं ना, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, ये चारों एकांकी है यहाँ तक, ठीक है ना, एकांकी याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। फिर एक ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक ले में रात बीतने तक ध्वनि नाट्य है। रात बीतने तक क्या है, ध्वनि। अब रात बीतने ध्वनि नाट्य कैसे है, क्योंकि रात में जब हम अकेले होते हैं तो देखिए ध्वनि सुनते हैं, गाने वाने सुनते हैं ना, म्यूजिक सुनते हैं। तो ऐसे याद करिएगा कि रात बीतने तक ध्वनि नाट्य है ना, ध्वनि नाट्य है। अब छतरिया पार्श्व नाटक है, पार्श्व नाटक, भाई छतरिया क्या है, पार्श्व, इसको याद कर लीजिएगा, छतरिया पार्श्व नाटक है। और छतरिया पार्श्व मतलब पीछे, इस दिमाग में याद रखिएगा कि हम लोग हमेशा छतरी पीछे लगाते हैं ना, सिर के पीछे ऐसे लगाते हैं, इमेजिन करिए, भले ही ऊपर लगाते हैं तो क्या। तो छतरिया पार्श्व नाटक है। अब देखिए शायद और हूँ, ये दोनों बीज नाटक हैं, बस आपको याद हो गया। पहले लाइन से रचना याद करिए, दिमाग में बैठाइए, और उसके बाद इस तरह से याद करिए, ठीक है। अब ये हमको याद हो गया। अब हम चलते हैं इधर, ये इनका ये देखते हैं कि ये प्रकार कैसा है। इनका ऐतिहासिक है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ये सब ऐतिहासिक ही है। और प्रकार तो आप सबका इधर ही दे दिया, ये सब एकांकी और बीज नाटक ये सब इधर ही दे दिया है। अब देखिए इसमें पात्र भी देख लीजिए। आषाढ़ का एक दिन में पुरुष जो है ना, कालिदास है, विलोम मातुल दंतुल, ये कालिदास की नाटक है, देखिएगा कभी, बहुत अच्छा है, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। और स्त्री कौन है, अंबिका मल्लिका, है ना। ये कालिदास का जो प्रेम था उस पर बड़ा अच्छा है ये, देखिएगा, मैंने तो देखा था उस टाइम में। अब देखिए लहरों के राजहंस, ये भी ऐतिहासिक है। इनसे पुरुष कौन कौन है, नंद, श्यामांग, आनंद, पूछ देता है, फिर से पुरुष पात्र कौन है,
है ना। और स्त्री पात्र ऐसे भी पूछ देता है। स्त्री इसमें सुंदरी अलका है, ठीक है, स्त्री इसमें सुंदरी अलका है। और इसमें लहरों के राजहंस में नंद श्यामांग आनंद, आधे अधूरे 1969 में है। इसमें महेंद्र नाथ सिंघानिया और जगमोहन अशोक ये लोग हैं। और इसमें कौन कौन सी पात्र, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा, ठीक है ना। ये भी बहुत अच्छा है, मतलब एक स्त्री का है कि मतलब वो कभी संतुष्ट नहीं होती है किसी भी पुरुष से, और वो चाहती है कि हमेशा, इसलिए उसका आधा अधूरा मतलब परिवार एक तरह से समझिए बिखरा बिखरा सही रहता है। तो ये भी बड़ा अच्छा है, इसको आप पढ़िएगा, है ना। ये हो गया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब देखिए लहरों के राजहंस, ये इंपॉर्टेंट है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर किया है। पूछ सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर किया है, ठीक है। अब आगे देखिए। अब यहाँ पे आधे अधूरे नाटक को इंपॉर्टेंट देखिए, मैंने तभी लगाया था इंपॉर्टेंट। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे को मतलब समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। बहुत सीख मिलती है इससे। अब देखिए आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है, आधे अधूरे नाटक को। अब देखिए बीज नाटक क्या होता है। बीज नाटक को वस्तुतः लघु नाटक कहा जाता है। भाई बीज नाटक मतलब एक समझिए बीज छोटा होता है ना, तो वैसे लघु नाटक भी, अर्थात बीज नाटक लघु आकार का एक ऐसे नाट्य प्रयोग होते हैं जिसमें विस्तार को समेटने की क्षमता होती है। मतलब वो छोटे ही होते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब उसका एक पर्याय देखा जाए, अर्थ देखा जाए तो उसमें बहुत चीज़ें समेटी हुई होती है, जैसे कहा है ना गागर में सागर, उस तरह से। अब देखिए अब यहाँ से सन 1958, यहाँ से देखिए सन 1958 में प्रकाशित डॉक्टर, यहाँ पे दूसरे, अच्छा देखिए मैं क्या करती थी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज़। आप देखिए जब यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ तक मोहन राकेश का था ना, यहाँ तक, अब दूसरे का जैसे ही शुरू हुआ तो मैं यहाँ पे देखिए पेंसिल से मैं निशान लगा लेती थी। मतलब इसमें ना किताब में इसमें लगातार, ये पूछेंगे कौन सी किताब है, सरस्वती पांडे की किताब है, तो इसमें लगातार दिया हुआ है तो घाल मेल हो जाता है, मिल जाता है। तो अपने दिमाग में ना पार्ट में जब भी किसी चीज़ को आप बांट के पढ़ेंगे दिमाग बहुत जल्दी कैच करता है, पिक्चर को कैच करता है। तो ये पूरे पिक्चर में खींच लेती थी आँखों से अपने, ये पूरे पेज का इतना ध्यान से देखिए ना, पिक्चराइज आपकी आँख में बैठ जाएगा। फिर पढ़िए, फिर ध्यान से देखिए, आप पिक्चर एकदम बैठ जाएगा, इसी तरह से याद होगा। तो देखिए इसको क्या करती थी मैं, निशान लगा लेती थी। अब यहाँ से दूसरे उनका लेखक का शुरू हो रहा है, निशान लगा लिया। यहाँ से देखिए तीसरे का शुरू हो रहा है, मैंने निशान लगा लिया है, ठीक है। तो इस तरह से मैं बांट लेती थी। अब देखिए सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित डॉक्टर, है ना, नाटक विष्णु प्रभाकर का एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। मनोवैज्ञानिक सामाजिक, यानी डॉक्टर कैसे होते हैं, मनोवैज्ञानिक ही तो होते हैं एक तरह से, समझिए सबके मनों के भावों को समझ लेते हैं, तो इस तरह से। अब विष्णु प्रभाकर डॉक्टर, अब कैसे आप पढ़ेंगे विष्णु प्रभाकर डॉक्टर, कैसे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए जैसे डॉक्टर का है तो कैसे है विष्णु प्रभाकर, कैसे याद करेंगे। जैसे मैंने बताया था इसके पहले भी कि प्रभाकर मेरे एक रिलेटिव थे, है ना, मेरे मामा जी लगते थे। तो उनको मैं इमेजिन, जैसे डॉक्टर थे, मतलब डॉक्टर कोई और मामा थे लेकिन मैं इमेजिन इनको कर लेती थी कि ये मामा डॉक्टर हैं। अब विष्णु प्रभाकर, है ना, डॉक्टर, इससे याद हो जाता था कि अच्छा वो डॉक्टर थे, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ भी याद कर सकते हैं। अब देखिए, अब लेकिन जब यहाँ पे रचना जब इनकी शुरू होती है तो मैं कुछ और ही याद करती थी, है ना। डॉक्टर अगर जब मुझे सोचना रहता था तो मैं सोच लेती थी कि वो जो प्रभाकर हैं वो डॉक्टर हैं, ठीक। अब यहाँ पर रचना जब शुरू होती है तो मैं कुछ और इमेजिन करती थी, ये देखती थी विष्णु प्रभाकर। पहले आप नाम को सोचिए, मतलब विष्णु से जब प्रभाकर मिले, लेकिन मैं प्रभाकर के जब भी नाम आता था तो मैं उसी व्यक्ति को मैं इमेजिन करती थी, उन्हीं को मैं इमेजिन करती थी, है ना, कल्पना करती थी कि वही हैं। अब मैं सोचती थी कि वो जो प्रभाकर मेरे मामा जी थे वो जब मिले विष्णु भगवान से तब क्या हुआ, तो देखिए जब वो मिले तो युगे युगे क्रांति हो गई और टूटते परिवेश में भी उनको क्या हुआ, कुहासा और किरण नजर आने लगा। अब देखिए यहाँ पे जब वो मिले, अब यहाँ से मैं बड़ा कर दे रही हूँ, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जब वो ये प्रभाकर जो है विष्णु से मिले, जब ये प्रभाकर विष्णु से मिले तो क्या हुआ, युगे युगे क्रांति हो गई और टूटते परिवेश में भी क्या हो गया, उनको कुहासा किरण मिल गया। भाई जब भगवान से हम मिलेंगे तो यही ना होगा कि योगे योगे क्रांति हो गई, टूटते परिवेश में उनको कुहासा और किरण दिखने लगा, है ना। और फिर वो देखे वहाँ पे कि भगवान के सामने बहुत डरे हुए लोग थे जो वंदनी कर रहे थे, मतलब वंदना कर रहे थे, और सब कह रहे थे अब और नहीं भगवान, अब और दुख मत दो हमको, अब और नहीं, ठीक है, भगवान से। तो भगवान कह रहे हैं सत्ता के आर पार श्वेत कमल है, चिंता मत करो। सत्ता के आर पार श्वेत कमल, भगवान कह रहे हैं, विष्णु कह रहे हैं कि सत्ता के आर पार श्वेत कमल है, चिंता मत करो, ठीक है। एक कहानी बन गया, आप कुछ और भी बना सकते हैं। तो
एक बार देखते हैं विष्णु प्रभाकर, जब प्रभाकर विष्णु से मिले तो क्या हुआ, योगे योगे क्रांति हो गई और टूटते परिवेश में भी उनको कुहासा और किरण नजर आने लगा, मतलब अच्छा सीन दिखने लगा उनको। डरे हुए वहीं पे लोग थे जो वंदनी कर रहे थे और कह रहे थे कि अब और नहीं, मतलब और दुख मत दो। तो भगवान कहे सत्ता के आर पार श्वेत कमल है, चिंता मत करो, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए, अब यहाँ पे दूसरे का शुरू होता है तो मैंने यहाँ पे टिक लगा लिया है। अब यहाँ पे भीष्म साहनी का नाटक शुरू होता है। तो अब भीष्म साहनी, जैसे मेरे सामने भीष्म साहनी आता था तो मैं भीष्म पितामह का इमेजिन में कर लेती थी, महाभारत के भीष्म पितामह का, तुरंत उनका जैसे छवि मतलब मेरे सामने आ जाता था, मैं इमेजिन करती थी, कल्पना करती थी। अब भीष्म पितामह का क्या है, पहले तो ये अच्छे से 2-4 बार पढ़ लीजिए। हानूस, देखिए भीष्म साहनी का नाटक हानूस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको, कई बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अब इनकी रचनाओं पर जाते हैं। तो भीष्म साहनी के अन्य नाटक निम्नांकित हैं, ठीक है। अब कैसे देखेंगे, अब देखेंगे कि भीष्म साहनी वही भीष्म पितामह, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हानूस जो है हानूस कबीरा खड़ा बाजार में, है ना, हानूस मतलब कोई व्यक्ति है, उसको बुला रहे हैं, कह रहे हैं हानूस देखो कबीरा खड़ा है बाजार में, और माधवी जो है आ गई है मुआवजा लेने अपना, ठीक है, और रंग दे बसंती चोला आलमगीर का। 2-2 करके याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। भीष्म साहनी मतलब भीष्म पितामह, भीष्म साहनी, भीष्म कहते हैं कि हानूस देखो कबीरा खड़ा है बाजार में और माधवी मुआवजे लेने आ गई, और रंग दे बसंती चोला किसका, आलमगीर का। अब इसका हम वर्ड्स भी जैसे अगर आपको याद करना है तो हानूस 77 कबीरा खड़ा 81 से जोड़ लीजिएगा। 77 के बाद जैसे याद, जब लाइन्स नाटक ये कर लेंगे तो जोड़ते जाइएगा कितने कितने के बाद दूसरे का है, मतलब दूसरे प्रकाशन कितने बाद है, कितने साल के बाद है, याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम कि यहाँ पे इसका ये डिटेल भी देखेंगे, जैसे ये कि हानूस जो है चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर आधारित है। कबीरा खड़ा बाजार में कबीर के युग प्रवर्तक का व्यक्तित्व है। माधवी 85 की हो गई, महाभारत की कथा पर आधारित है। मुआवजे मूलतः पंजाबी में लिखा, स्वयं नाटककार द्वारा हिंदी में अनुदित है। मतलब मुआवजे मतलब खुद पंजाबी में ये लिखे थे नाटक, मतलब ये खुद लिखे थे और उसका हिंदी में उसको अनुवाद किए थे, खुद इन्हीं की रचना थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, रंग दे बसंती चोला जलियांवाला बाग हत्याकांड पे आधारित है। भाई रंग दे बसंती चोला एक मूवी भी थी हमारे देश पे ना, तो याद कर लेंगे ऐसे कि जलियांवाला बाग भी हमारे देश से संबंधित है। आलमगीर, अब आलमगीर आपको पता चल रहा है कि इससे नाम से ही आलमगीर यानी कि पहले की राजा महाराजा की बात हो रही है। तो औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच का मजहबी द्वंद्व इसमें दिखाया गया है, लड़ाई है ना, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच का, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा। अब देखिए आगे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, पूरा देखिएगा आप लोग ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ताकि इसके आगे हम बढ़ते चलेंगे, फिर रिपीट नहीं करेंगे इसको, जल्दी जल्दी एक दिन में कवर करेंगे। सन 1951 में प्रकाशित अब यहाँ पे दूसरे का शुरू है तो यहाँ पे मैंने टिक लगा लिया है, ठीक है। अब देखिए, सन 1951 में प्रकाशित कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर के ख्याति का आधार है। कोणार्क में जगदीश भगवान जगदीश किसको बोलते हैं, विष्णु भगवान को। कोणार्क नाटक विष्णु भगवान, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। कोणार्क, तो यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर के ख्याति का आधार है, ठीक है ये। अब देखिए जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटक अग्रांकित हैं। अब देखिए, अब इसका याद करेंगे कि जगदीश चंद्र कहते हैं कि कोणार्क में शारदिया है ना। जगदीश चंद्र कहते हैं कि कोणार्क में जो शारदिया है वो क्या बन गया है, पहला राजा बन गया है, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर कहते हैं, पूरा बोल सकते हैं कि जो कोणार्क में शारदिया है वो पहला राजा बन गया है। और रघुकुल रीति क्या चली आ रही, रघुकुल रीति कौन चलाया, दशरथ नंदन चलाए। रघुकुल रीति कौन चलाए, भाई रघुकुल मतलब राम भगवान है ना, वो रीति कौन चलाया था, भाई सही बात है, दशरथ नंदन तो चलाए थे। अब इसका जो है आप प्रकाशन वर्ष बोलते जाइएगा। कोणार्क 51, शारदिया 59, पहला राजा 69, देखिए 10-10 का अंतर है इसमें, 59-69 में। रघुकुल रीति 85, दशरथ नंदन 84, ऐसे याद कर लें। अब कोणार्क अब पढ़ेंगे सृजनात्मक एवं विध्वंस नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष है इसमें। शारदिया प्रेम व सृजनात्मक का प्रश्न है, इसको कई बार रिवीजन करने की जरूरत है ध्यान से। पहला राजा, अब देखिए नेहरू की बात हो रही है, और याद करेंगे कि नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, तो याद कर लेंगे। इसमें इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण किया गया है। रघुकुल रीति रामलीला की पद्धति पर आधारित है, भाई रघुकुल की बात हो रही है। दशरथ नंदन रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित है, वो भी दशरथ की बात हो रही है, वो भी रामचरितमानस से संबंधित है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें, जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारे नाटक जितने लिखे हैं ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित है। पहला राजा जो नाटक था
जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित किया है। पहला राजा भी मैंने बताया ना कि नेहरू से ले लेंगे, तो इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित किया है। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक ने स्वयं क्या कहा है कि यह नाटक न पौराणिक है न ऐतिहासिक। ठीक है, पहला राजा के संबंध में कहे हैं कि यह नाटक, मतलब लेखक खुद कहे हैं, यानी जगदीश चंद्र माथुर खुद कहे हैं कि यह नाटक न पौराणिक है न ऐतिहासिक न यथार्थवादी। मतलब न पौराणिक है, देवी देवता पे है, न ऐतिहासिक है और न यथार्थवादी है। यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक का मंचीय रूप है। मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक का मंचीय रूप है। मॉडर्न एलिगोरी आधुनिक का मंचीय रूप है। ठीक है ना, आधुनिक अनुयोक्ति का, वही मैं कह रही हूँ, कुछ छूट रहा है। तो यह एक क्या है कि मॉडर्न एलिगोरी आधुनिक अनुयोक्ति का मंचीय रूप है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जाने, बहुत सारी चीज़ जाने हम लोग। और देखिए अब लक्ष्मीकांत वर्मा जो हैं, और इसके आगे लक्ष्मी नारायण लाल, अब इन लोगों का शुरू होता है, तो मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों के लिए भी दिक्कत होगा, लेकिन इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जाने, ये जान लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि लंबा हुआ है तो कहीं से आपका वो, देखिए इतनी सारी चीज़ें, अगर हम 10-15 मिनट में अगर इतनी सारी चीज़ें अगर हम पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है ना, अगर 2-2 पेज 3-3 पेज से आप लोग भी कुछ एक्स्ट्रा बनाइए, अपना पढ़िए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और कुछ प्रश्न भी लेके चलेंगे और इसको भी लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।